वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास 9। बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुकी थी। इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का हम कर रहे थे, पालमपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर विलेज है उसकी कहानी कर रहे थे, इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज मैं आपको शुरू करवाने वाली हूँ फार्मिंग इन पालमपुर, मीन्स की पालमपुर में खेती। अब देखिए पालमपुर में खेती जो की जाती है वो कैसे होती है, तो इसके कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है। नंबर 1, लैंड इज़ फिक्स्ड। जो पालमपुर में बेटा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग, जो वहाँ का पालमपुर गांव का है सबसे मुख्य, वो खेती उत्पादन वहाँ का मुख्य कार्य है, मुख्य क्रिया है। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है वहाँ का, लोगों का मेन काम खेती करना। 75% लोग ऐसे हैं जो खेती पर अपना जीवन चला रहे हैं, जो खेती करके अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं, अपने परिवारों का गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बेटा कि एक चीज़ और भी है कि खेती जो करने के लिए वो खेती करते हैं, दे कुड बी फार्मर्स ऑन फार्म लेबरर्स, द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। वो फार्म के साथ में क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब कि बहुत ही नज़दीकी से अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उसको वो अपनी माँ मानते हैं, तो वो एक उनके पास स्थिर चीज़ है, जाने वाली नहीं है, मतलब कि उनकी स्थिर है कि वो उनके पास रहेगी। पालमपुर के अंदर बेटा 1960 से लेकर आज तक जो भी वहाँ पर काम हुए हैं खेती को लेकर, 1960 से क्या क्या हुआ है, जैसे कि जो भी एरिया है जो कल्टीवेट किया गया है तो वो एरिया कल्टीवेशन में आता है। आज तक जितनी भी जुताई हुई है, जुताई के अंतर्गत जो भी वहाँ पर भूमि क्षेत्र है उसमें कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी विस्तार नहीं हुआ। मतलब 1960 में जितनी ज़मीन लोगों के पास थी सब अपनी अपनी ज़मीन में काम करते जा रहे हैं, ना तो वो घटी और ना वो बढ़ी, उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए। जो नई बल्कि ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, बेकार थी, तो उसे कोई बेकार ज़मीन को किसी ने है ना मेहनत करके उसे बिल्कुल प्रोडक्शन के एबल बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की, तो इसलिए ज़मीन जितनी थी उतनी की उतनी रही। अब जो स्टैंडर्ड है लैंड को नापने का, उस टाइम पे जब ज़मीनें नापी जाती थी उन्हें किससे, हेक्टेयर से मापा जाता था। आज भी यही है, हेक्टेयर से मापा जाता है। जो मेज़रमेंट है हेक्टेयर में करके गाँव में, जबकि जो ज़मीन को नापा जाता है, लैंड को मेज़र किया जाता है गांव के एरिया में, वो बीघा या गुंठा यानी कि एकड़ बोलते हैं जिसको, इस तरह की वहाँ पे मेज़रमेंट में ज़मीन को नापा जाता है। जो 1 हेक्टेयर है बेटा उसमें 100 मीटर की 100 मीटर स्क्वायर माना जाता है। जो उसकी वन साइड है वो कितनी मानी जाती है, उसकी वन साइड 100 मीटर, 100 मीटर। तो जो 100 मीटर 1 हेक्टेयर के को 100 मीटर के एक वन साइड के इक्वल माना जाता है। तो क्या बता सकते हो कि भाई अगर आपका कोई स्कूल का एरिया है तो वो कितने हेक्टेयर में होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में पूछे गए हैं थोड़ा सा। नंबर 1 में देखिए हम पालमपुर में खेती पढ़ रहे हैं। नंबर 1 में हमने पढ़ा लैंड इज़ फिक्स्ड, वहाँ की जो लैंड है वो फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं आए। नंबर 2 है आपका, नंबर 2 देखिएगा, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या उसी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार करने का कोई तरीका है? क्योंकि ज़मीन तो बढ़ी नहीं है जो अधिक प्रोडक्शन किया जा सके, ज़्यादा वहाँ पर पैदावार की जा सके। तो देखिए बेटा जिस प्रकार की फसल वहाँ पर पैदा की जाती है, जैसी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं लोगों के पास में, उन्हें देखते हुए तो पालमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के गाँव की तरह लगता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम दिशा है वहाँ पर जितने भी गाँव हैं उनकी तरह लगता है पालमपुर, क्योंकि पालमपुर की जो जितनी भी भूमि है, ज़मीन है, उस पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। और बारिश के दिनों में किसान वहाँ पर ज्वार बाजरा उगाते हैं, मतलब खरीफ की फसल उगाते हैं बारिश के दिनों में। और इन पौधों को वो पशुओं के चारे के लिए भी यूज़ करते हैं, उन्हें चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जब अक्टूबर और दिसंबर का महीना आता है तो अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती वहाँ पर होती है। और जब सर्दी आती है, फुल सर्दियाँ, तो वहाँ पर रबी की फसल लगाई जाती है और खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। और जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जो किसान है वो अपनी फैमिली के लिए गेहूं रखकर बाकी किसान बाकी गेहूं को, जो पालमपुर के पास गांव है रायगंज, उसमें मंडी में बेच देते हैं। तो जो भूमि का एक पार्ट है उसमें गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी पूरे साल में एक बार कटाई होती है। और जो गन्ना है वो बेटा रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ होता है।
कैसे गुड़ बनता है, तो गुड़ में यूज़ होता है, और गुड़ के रूप में गन्ने को यूज़ करके जो वहाँ के शाहपुर के ट्रेडर्स हैं उनको बेचा जाता है। तो पालमपुर के अंदर एक वर्ष के अंदर जो किसान है वो 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। क्यों? अब 3 कौन सी आपको बताया ना, कौन कौन सी? एक तो आपकी खरीफ की फसल, रबी की फसल, और एक आपकी बताई थी उससे पहले जो आपकी जायद की फसल है वो। तो 3 फसलें वहाँ का किसान पैदा कर पाता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी है, सिंचाई की सुविधा है, बिजली की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। और मेन प्रभाव जब पड़ा, जब उनकी इरिगेशन का मेथड ही चेंज हो गया। जब किसानों ने कुएं से, रहट से पानी निकाला जाता था, उसकी जगह पे अब ट्यूबवेल पंप का यूज़ करने लगे थे लोगों ने बिजली से चलने वाले नलकूपों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिससे कि ईज़िली इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जा सकती है। और जो नलकूप है वहाँ पर वो सरकार के द्वारा लगाए गए थे, सरकार के द्वारा फैसिलिटी दी गई थी, और जल्दी ही किसानों को लोन देकर किसान अपने अपने खेतों में अपने पर्सनल ट्यूबवेल लगा पाए थे। ठीक है बेटा। और रिज़ल्ट ये हुआ कि 1970 का जब दशक आया, दशक मतलब 70 की सीरीज़, 70 वाली सीरीज़, मतलब 71, 72, 73, 79 तक समझ लो आप, सीरीज़ है पूरी। तो इसके बीच में वहाँ पर 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी। मतलब जब कुएं से पानी यूज़ होता था तो थोड़े बहुत खेत की सिंचाई हो पाती थी। क्या होती है रहट? देखिए बेटा, कुआं होता है ना, कुआं, ये मान लो वेल है, ये कुआं है, इसमें ऐसे यहाँ पर बीच में डंडा गाड़ के गोल गोल, जैसे कि आप हिंडोला लेते हो ना झूले में, इसमें यहाँ पे लोहे की बाल्टी, जैसे कि तेल का कनस्तर होता है, बकेट, तो ऐसे वो लगा दी जाती हैं। और जब ये गोल गोल घूमता है ना बेटा, तो इसका एक तरफ से मुंह खुला है, जब ये ऐसे इधर को जाएगा नीचे, तो ऐसे नीचे जाएगा, घड़ी की तरह घूमेगा ऐसे नीचे, तो नीचे से इन बाल्टियों के अंदर पानी भर जाएगा, और जब ऊपर जाके वापस ऊपर गिरेगा तो यहाँ से वो पानी नीचे गिरता है। और यहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से पानी बह के इनके खेतों में चला जाता है। ठीक है बेटा। तो ये रहट का यूज़ किया करते थे पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी की वजह से ट्यूबवेल का यूज़ करने लग गए, और अब ये 1970 तक आते आते 200 हेक्टेयर खेत का इरिगेशन भी, उसकी सिंचाई भी आराम से कर पाते थे। भारत में बेटा सभी गांव ऐसे हैं जहां पर, मतलब सारे गांव एक जैसे नहीं है, जहां पर ऐसा नहीं है कि सभी गांव में सिंचाई की व्यवस्था है। कहीं कहीं पर कुएं की तरफ से बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जितने भी नदी के आसपास के मैदान हैं यहाँ पर सिंचाई अच्छी हो पाती है। ठीक है बेटा। 40% से भी कम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिंचाई अच्छे से होती है। एग्रीकल्चर का 40%, जितनी खेती होती है टोटल उसका 40%। तो बेटा एक साल में किसी भी एक भूमि में एक से ज़्यादा फसल जो पैदा होती हैं उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है इसमें, ये रहा आपका, उसे हम बोलते हैं नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। जो एक साल में एक से ज़्यादा फसलें किसान उगा लेता है उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, मीन्स बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है। और ये किसी भूमि के एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के लिए सबसे नॉर्मल ये सिस्टम है कि इससे हम उपज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, अगर साल में 3 अलग अलग फसलें लगाई जाएंगी तो प्रोडक्शन अच्छा ही होगा। तो बेटा कई किसान तो ऐसे हैं जो 15-20 सालों से एक जो थर्ड फसल होती है ना उनकी, एक बार गेहूं बो दिया, एक बार क्या बोलते हैं कि चावल बो दिए हैं, और तीसरी बार में वो आलू ही उगाते आ रहे हैं। नहीं तो हम ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजे, ठीक है, ये चीज़ हम लगा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, ये चीज़ हम लगा सकते हैं। तो बेटा ये आपका मैंने यहाँ तक करा दिया है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे इसका, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और करा देती हूँ, फिर बाकी का मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो आपने देखा कि ज़मीन के एक टुकड़े से हम कैसे एक बहुविध फसल प्रणाली के रूप में, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जो आपको टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में ये कल्टीवेशन दिखाया गया एरिया कि कितने मिलियन हेक्टेयर कितने ईयर में था। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि 150 से लेके 51 में जहाँ पर 129 हेक्टेयर था, 2014-15 में आते आते वो
155 हेक्टेयर तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब है आपका प्रोविजनल डाटा। ये प्रोविजनल डाटा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन वाई। तो क्या यह इम्पोर्टेंट है बेटा कि जो हम इरीगेशन एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सिंचाई वाला जो एरिया है हम उसे इरीगेशन की वजह से बढ़ा सकते हैं, और क्यों? तो अब देखिए नेक्स्ट हम आपको टेबल दिखा सकें। अब देखिएगा इसमें क्या होता है आपको कि जो हम मौसम में फसलें पैदा करते हैं, भूमि के किसी भी टुकड़े में हम मौसम में फसलें पैदा करते हैं, तो 1960 के मिड सेशन तक 1960 के मध्य तक तो खेतों के अंदर बेटा हम पुराने तरीके से ही बीजों का यूज़ किया करते थे। वे पुराने तरीके से बीज उगाया करते थे, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन इंक्रीमेंट पे आया, थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ, चेंजेस आते चले गए, और लोग जो बीज को बोने का तरीका है अच्छी किस्म का बीज यूज़ करने लग गए, और बोने का तरीका भी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था कि जो गाय का गोबर है या कोई दूसरी जो हमारी नेचुरल खाद है, मैन्योर है, वो हम खाद के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन अब किसानों के पास मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास गोबर की ज़रूरत है, अब उन्हें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूरिया खाद है, इस तरह की इसमें डाल के हम फसल के प्रोडक्शन को उगा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। 1960 में बेटा हरित क्रांति आ गई थी। तो हरित क्रांति का जो सीरीज़ आई थी, हरित क्रांति का मतलब है कि एक छोटे से प्लॉट में भी बहुत सारी फसल का उग जाना। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा आ जाती है ना, तो उसे एक रिवॉल्यूशन की तरह, एक क्रांति की तरह लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है, जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। तो ऐसी हरित क्रांति थी। हरित क्रांति इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, क्योंकि फसलें हरे रंग की होती है। जब देश में दूध ज़्यादा हुआ था तो उसे मिल्क रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति बोला गया था। तो किसानों को बहुत अधिक उपज वाले जो HYV वाले बीज हैं उन्होंने यूज़ करना, उसके तरीके उन्होंने सीखे। गेहूँ और चावल जो कभी थोड़े से हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हुआ। एक बीज से एक पौधा बनता है, तो एक पौधा पूरी तरह से गेहूं के दानों से लद गया, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो जो HYV वाले बीज हैं वो एक पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उगाने की उम्मीद रखते हैं, रिज़ल्ट अच्छा रखते हैं वो। तो इसका यही है कि उसी टुकड़े में जहाँ कम अनाज होता था, अब अच्छा अनाज यूज़ होने लगा, अच्छे सिंचाई के साधन यूज़ होने लगे। पहले जो किसान थे ना बच्चे, वो बारिश के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे कि बारिश आएगी तो पानी मिलेगा, लेकिन अब हम समय पर खेतों में पानी दे पाते हैं और अधिक उपज हम उगा पाते हैं। भारत के अंदर पंजाब है, हरियाणा है, या हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर किसानों ने बेटा बहुत ही मॉडर्न सिस्टम अपनाया, मॉडर्न तरीका अपनाया, आधुनिक तरीका खेती करने का। और यहाँ पर सिंचाई के लिए नलकूप जो होते हैं वो लगवाए, HYV बीजों का यूज़ किया। खेतों में जो रसायन यूज़ करते हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा घास उगाती है उसको हटाने के लिए, तो उनका यूज़ हुआ। ठीक है बेटा, और उनका यूज़ करके जो किसान था पैदावार को बढ़ा पाया है। पालमपुर में भी जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग खेती किया करते थे, तो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में, एक छोटे से लैंड पोर्शन में जहाँ पर 1300 किलोग्राम अनाज उगता था, अब HYV बीजों का यूज़ करके 3200 किलोग्राम अनाज इंसान 1 हेक्टेयर में उगा पा रहा है। तो देखिएगा ये तो डबल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब काफ़ी मात्रा में वो गेहूँ उगा पाता था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब बताइएगा अब नेक्स्ट कि इसमें कि जो हमारा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, बहुविधि फसल प्रणाली, और हमारे खेतों की जो मॉडर्न सिस्टम, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? तो ये आपने आंसर ढूंढना है। आप ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ सकते हो बेटा, थोड़ी सी मेहनत करोगे, खुद ढूंढोगे तो कर पाओगे। तो जितना टॉपिक होता जा रहा है और बुक में आप देखना जहाँ तक के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप अपना करते जाइएगा। ठीक है बेटा, तो आज तक के लिए बस इतना ही।
कल मैं आपको करा पाऊँगी कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। मतलब कल हम करेंगे विल द लैंड सस्टेन, हम यहाँ से कल करेंगे यहाँ से। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू बच्चे।